हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों हमारी जूनियर अकाउंटेंट और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी चल रही है स्कूल लेक्चरर के लिए। और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। ऑडिट में आज हम बात करेंगे ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैसे होगा, देखते हैं। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स पार्टली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली विद वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, एनी ऑफ द अबव। आराम से क्वेश्चन को समझते हैं कि सरकारी कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो पहले तो पता होना चाहिए सरकारी कंपनी कौन सी होती है। तो सरकारी कंपनी वो होती है जिसकी कम से कम 51% कैपिटल किसके पास हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या इनके पास मिलके जॉइंटली हो। यदि इनमें से किसी के पास भी होगी 51% या उससे ज़्यादा कैपिटल, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो इसका आंसर होगा एनी ऑन द अबव। इनमें से किसी के पास भी, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या जॉइंटली उनमें से किसी के पास भी हो, 51% मिनिमम, ये भी आप याद रखिएगा। और किसके पास हो ये भी याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए पहली कंपलसरी कंडीशन है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको आप PSU कह सकते हैं। भारत पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, NMDC, पावर ग्रिड, SCI, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ONGC, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, REC, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। ये सारे के सारे PSUs हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। या तो वो होते हैं आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, है ना, या तो पहला टाइप जो है वो है DU डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, या वो होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, या जो तीसरा फॉर्मेट है वो है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट 3 तरह का रूप धारण कर सकते हैं, 3 तरह का स्ट्रक्चर में हुआ करते हैं। एक बात दोहरा देता हूँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पेन थोड़ी कम काम कर रही है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल बताऊँ, जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन पोस्ट ऑफिस है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गए आपके RBI, LIC, SEBI, ये सब वैधानिक संस्थाएं हैं जो किसी पार्लियामेंट या विधायिका के स्पेशल एक्ट के तहत बनते हैं। और तीसरा टाइप होता है गवर्नमेंट कंपनीज का। तो ये जो आपकी महारत्न कंपनीज हैं, या जो जिनमें भी आप L दिख रहे हैं ना, भेल, BHEL, MTNL, गेल, जिसमें भी L पीछे है, ये सब आपके गवर्नमेंट कंपनीज के टाइप हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, भाई जो गवर्नमेंट कंपनी है, चलो पता लग गया कौन है, उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर। याद रखिएगा ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इट्स नॉट अ कंट्रोलर। N का आवाज़ नहीं आता, M का आवाज़ आता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग बोलते हैं, कैग। उसे कैग अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होगा उसे कैग, C&AG अपॉइंट करता है, कैग अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर A रहेगा। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं उनके द्वारा इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िएगा। गवर्नमेंट ऑडिट डज नॉट फॉलो इनकम टैक्स एक्ट। ये कहते हैं जब गवर्नमेंट ऑडिट होती है, सरकारी विभागों या उपक्रमों का अंकेक्षण होता है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो नहीं करता। ये गलत लिखा है, तो वैसे तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। गवर्नमेंट ऑडिट एम्स एट एंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी अंकेक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी सरकार द्वारा व्यवहार किए गए हैं, ट्रांजैक्शन किए गए हैं, वो समुचित रूप से निष्पादित किए गए हैं। ये बिल्कुल है। मतलब ये जो B स्टेटमेंट लिखा है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी ये कैग की ड्यूटी है टू ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के क्या आय हैं, क्या व्यय हैं, क्या प्राप्ति, क्या भुगतान है, इनके अंकेक्षण का कार्य कैग का है, ठीक है। कैग का ही प्रतिनिधि AG प्रत्येक राज्य में होता है, अकाउंटेंट जनरल। और ठीक है, और गवर्नमेंट ऑडिट फॉलोज कंपनी एक्ट। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट
कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट के नियम लागू होते हैं। तो BCD जो कथन है वो करेक्ट हैं। और पहला ये कहना कि गवर्नमेंट ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट का ध्यान नहीं रखती, आपको IT एक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके तहत आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है या स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी पड़ती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इनकम टैक्स एक्ट फॉलो नहीं करना है, तो ये मिस स्टेटमेंट है। तो ए मिस स्टेटमेंट है, करेक्ट। इसके बाद आगे बात करते हैं। इन केस द C&AG of India does not appoint first auditor within the stipulated date, who will appoint such auditor within the next 30 days? बहुत ही साफ क्वेश्चन है कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो C&AG अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर को C&AG ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर वो नहीं करता तो अगले 30 दिन में बोर्ड को वो काम करना होता है। तो इसका आंसर बोर्ड आएगा कि अगर C&AG ने अपॉइंटमेंट नहीं किया है तो फिर वो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करेंगे तो फिर वो शेयर होल्डर्स करेंगे। तो सीक्वेंस है, मैं आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये स्लाइड मैंने आपको कंपनीज एक्ट या जो कंपनी ऑडिट वाला टॉपिक है तब भी दिखाई थी। देखिए फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा नॉर्मल कंपनीज में, वो यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे अपॉइंट होगा ये लिखा हुआ है। तो अब आप इस वाली लाइन पे रहिएगा, ठीक है, पूरी बात सुनिएगा। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 245 में, ठीक है। और सेक्शन 139(7) में बताया गया है कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो लिखा है अपॉइंटमेंट बाय CAG विद इन द 60 डेज फ्रॉम द DOR, यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन की तिथि से 60 दिन के भीतर C&AG द्वारा गवर्नमेंट कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। 60 डेज़ का विंडो याद रखना। अगर C&AG ऐसे नहीं करता है तो उसके अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो उसके अगले 60 डेज़ के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं वो EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, और वो फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट AGM के कंक्लूड होने तक अपना पद धारण करेगा। तो ये फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के नियम है। इस लाइन से आपका ये वाला जो लाइन है इससे आपके कम से कम 5 MCQ बनते हैं। अब आप इस तरफ आ जाइए कि सब्सिक्वेंट बाद में ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। फर्स्ट तो हो गया, बाद में गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, तो बाद में भी C&AG ही अपॉइंट करेगा। और ईयर जहाँ से शुरू होता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 180 डेज़, ऑलमोस्ट 6 महीने, बट 6 महीने याद मत कीजिएगा, 180 डेज़ याद कीजिएगा। 180 दिन के भीतर C&AG ही सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर को भी C&AG अपॉइंट करेगा या नॉमिनेट करेगा, और बाद वाले को भी C&AG ही अपॉइंट करेगा। हालांकि बाद में और क्या बोलते हैं जो बाद वाला है ऑडिटर वो अगली EGM तक, क्योंकि नॉर्मल कंपनीज में 6th AGM तक वो अपने पद पे बना रहता है, ठीक है, यानी 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है वो साल दर साल के लिए हो रहा है, तो अगली AGM तक वो अपना पद धारण करेगा। होप मैं आपको समझा पाया। इसके बाद बात करते हैं विच टाइप ऑफ ऑडिट मे बी ऑर्डर्ड बाय द C&AG इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। देखिए एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके लिए C&AG ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, वो ऑडिट करके आ गया, वो अपनी रिपोर्ट लाके C&AG को देगा। C&AG चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कह सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, पूरक अंकेक्षण का आदेश दे सकता है। तो इसका आंसर ए रहेगा। आप बाकी सारे ऑडिट पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के टाइप हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर एक खास तरह का पावर C&AG को दिया गया है कि अगर वो ज़रूरी दे समझे तो अपने कमेंट दे सकता है, और ज़रूरी सब समझे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। इसके बारे में मैं कुछ बातें और आपको बताऊंगा। देखिए यह कंपनी की जिम्मेदारी है, पहला पॉइंट, यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वार्षिक खातों में संलग्न करने के लिए उपलब्ध कराए। साथ ही संविधिक लेखा परीक्षक द्वारा महालेखा का लेखा परीक्षा को
पूरक लेखा परीक्षा कराने के लिए 60 दिन का समय देकर लेखा परीक्षा की जाएगी। तो देखो, कंपनी का क्या काम है? कंपनी का पहला काम है कि वो फाइनल अकाउंट्स बनाए। बोर्ड का काम है कि वो उनको स्वीकार करे, यानी बोर्ड ये कहे कि हाँ हमारे हिसाब से फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गए हैं। उसके बाद वो ऑडिट के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, ऑडिट के लिए भेजे जाने के बाद जो वहाँ का ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सबमिट करेगा। एजी में भी एजी बहुत सारे बटे हुए होते हैं। मान लीजिए एजी अपील, एजी टैक्सेशन। एजी ऑडिट को वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और कहेगा कि 60 डेज़ के भीतर आप सप्लीमेंट्री ऑडिट कर दीजिए। इसके बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सेकंड पॉइंट पढ़ता हूँ यहाँ पे। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन और टिप्पणी को कंपनी द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियों के हकदार प्रत्येक अधिकारी को भेजा जाएगा और उसी समय उसी तरीके से कंपनी के एजीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिस तरह से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अब C&AG को पास रिपोर्ट चली गई, 60 डेज़ का उनके पास समय रहता है। वो वहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन देंगे, जो भी कमेंट देंगे, वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगाई जाएंगी। लिखा है ना, देखो, द ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट गिवन बाय द C&AG ऑन द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंड बाय द कंपनी टू एवरी ऑफिसर एंटाइटल्ड टू कॉपीज ऑफ द, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाने का हकदार जिस भी व्यक्ति को है, जिस भी स्टेक होल्डर को है, उन्हें वो ऑब्जर्वेशन और कमेंट भी पाने का अधिकार होगा जो C&AG ने दिया है। और जिस तरह से एजीएम के अंदर ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है, उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ जो भी कमेंट या ऑब्जर्वेशन C&AG के ऑफिस से लगाए गए हैं वो भी जनता के सामने या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने रखे जाएंगे। उसके बाद लास्ट है, इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू कम्युनिकेट एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। सप्लीमेंट्री ऑडिट बाय द CAG इज मेनली एन इंडिकेटर ऑफ क्रॉस चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स दैट बिगिंस विद द वॉचफुल सिलेक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड कंटिन्यूज विद द वर्क इन प्रोग्रेस ओवरसाइट इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ द कंक्लूजन साइटेड इन दिस ऑडिट रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है? देखो, ऑडिट करना और उसके ऊपर अपनी राय देना या ओपिनियन एक्सप्रेस करना, ये किसका काम है? ये काम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। तो फिर C&AG का काम क्या है? C&AG का काम है उसको क्रॉस चेक करना। मतलब समझो, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने के लिए किसी CA साहब को अपॉइंट किया जाता है। ये अपॉइंटमेंट C&AG द्वारा किया जाता है, लेकिन C&AG उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि वो अपना काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे रिपोर्ट मंगा सकता है। या वो यूँ कहें कि स्टैट्यूटरी ऑडिट वो रिपोर्ट C&AG के पास भेजेगा फॉर सप्लीमेंट्री ऑडिट। अगर C&AG ये काम करेगा, वो चीज़ों को क्रॉस चेक करेगा, तो किसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाए से लेकर ऑडिटर क्या काम करके आया है, उस सब को क्रॉस चेक या वैलिडेट करने का काम C&AG करता है। थोड़ा सा भारी है, आप भले शॉर्ट में ही क्वेश्चन याद कर लें। इसके बाद है, एज पर C&AG एक्ट 1971 द टेन्योर ऑफ द C&AG इज़। तो C&AG एक्ट है 1971 का, वो ये बताता है कि इनका कार्यकाल 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा या 7 साल का होगा। तो इनका कार्यकाल सर 6 साल का होता है। जो C&AG का कार्यकाल है वो 6 साल का हुआ करता है। कुछ और ज़रूरी बातें भी जान लीजिए। CAG कौन है? ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। तो एक होती है अकाउंट्स, एक होता है ऑडिट। पहले अकाउंट्स होता है, फिर ऑडिट होता है। तो इंडिया के जो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड है वो है CAG। तो मतलब ये बहुत बड़ी तोप है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो भारत में बहुत बड़ी तोप है, वैसे जो CAG रहे होते हैं, CAG की कलम से सरकार तक गिर सकती है। आप कभी टटोलेंगे इतिहास, तो CAG ने एक बार कहा कि इसमें इतने करोड़ का घोटाला हुआ है और उनकी इस बात ने सरकार को गिरा दिया, यानी सरकार वो रिपीट नहीं हो पाई। तो CAG की बात में इतना वजन होता है। द CAG ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स और द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो जनता की जेब का रखवाला है वो, तो पब्लिक पर्स का वॉच डॉग है। जैसे हम ऑडिटर को वैसे भी वॉच डॉग बोलते हैं कि वो एक खूनी कुत्ता नहीं है, शिकारी कुत्ता नहीं है, वो एक रखवाली करने वाला या देखभाल करने वाला कुत्ता है। तो कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए, पर इसे आप यूँ समझिए कि वो जनता की जेब पर डाका ना पड़ जाए,
उसको संभालने वाला अभिभावक या संरक्षक है, आप कह सकते हैं। सीएजी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है और सीएजी 6 वर्ष तक के लिए अपना पद होल्ड करता है या 65 वर्ष तक के लिए होल्ड करता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में सीएजी अपॉइंट हुआ तो समझिए कि फिर वो 3 साल तक ही पद पे बना रहेगा, नॉट मोर देन दैट, ओनली फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना 65 साल तक मैक्सिमम वो रह सकता है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए 58 साल में रहा तो ऐसा नहीं कि वो 7 साल तक रह जाएगा, नहीं, क्योंकि 6 साल मैक्सिमम है, तो 6 साल के लिए मैक्सिमम वो रह सकता है, या 65 साल होने तक, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। इसके बाद है कि सीएजी को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को देता है, और अगर अपना कभी कहें त्यागपत्र देने का मन बन जाए उनका, तो वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारत के पहले सीएजी रहे हैं वी नरहरि राव, और भारत के जो वर्तमान में सीएजी हैं, जब मैं ये 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भारत के जो सीएजी हैं वो हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 8 अगस्त 2020 से ही भारत के सीएजी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द CANG, हिज रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय। कहता है कि एक जो सरकारी कंपनी है, समझ में आ गया कि सरकारी कंपनी के लिए जो ऑडिटर है वो C&AG तय करता है, तो उसका रेम्यूनरेशन भी क्या ए ऑप्शन C&AG तय करता है, कि उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर तय करते हैं, कि उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर AGM में तय करते हैं, या उसका रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करते हैं।
तो C&AG भले ही उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन उसका रेम्यूनरेशन कैसे होगा, कितना होगा, ये शेयर होल्डर तय करते हैं। तो इसका आंसर बी रहने वाला है कि ये शेयर होल्डर्स द्वारा तय किया जाता है, या कई बार शेयर होल्डर अपना ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर या एंड पावर शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू। तो गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है, आज तो अधिकतर क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी की हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको चकमा देने के लिए लास्ट में दूंगा, देखिएगा उसको। कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है, और ऑब्वियस ही बात है कि कंपनियों को अपना अंकेक्षण कराना ज़रूरी होता है, तो इसलिए उनके अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं, क्योंकि विधान द्वारा वो अनिवार्य है। तो वापस आ जाइए, गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? वो अपना रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करेगा, वो अपना रिपोर्ट C&AG को सबमिट करेगा, वो अपना रिपोर्ट विधायिका लेजिस्लेचर यानी विधानसभा या विधान परिषद, अधिकतर राज्यों में विधानसभा होती है, कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, जैसे बिहार और यूपी में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। तो उनको लेजिस्लेचर को वो अपनी रिपोर्ट देगा, या वो अपनी रिपोर्ट कंपनी सेक्रेटरी को देगा। तो इसका बिल्कुल सिंपल ट्रिक आप याद कीजिए कि कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट किसने किया? C&AG ने। तो वो अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा? C&AG को। ऐसा जनरली होता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसी को ही रिपोर्ट भी किया जाता है, ये आप कई जगह पाएंगे। तो इसका आंसर बी होगा, C&AG को वो अपनी रिपोर्ट देता है और फिर वो बाद में सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए वो उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो कहता है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज़ डन बाय। जो सरकारी कंपनी होती हैं उनका अंकेक्षण कौन करता है? उनका अंकेक्षण फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, उनका अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, उनका अंकेक्षण लोकल ऑडिट ऑफिस करता है, या उनका अकाउंट्स एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कंपनी, तो कंपनीज़ की जो ऑडिट होती है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे कोई भी ऑडिट हो, गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी कंपनी उसका ऑडिट CA करता है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट को अपॉइंट C&AG करेगा। तो कहें काबिलियत क्या होनी चाहिए उसके अंदर? वो CA होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी अंकेक्षण के लिए, अब देखो सरकारी अंकेक्षण अलग शब्द है और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण अलग शब्द है। तो कहता है कि सरकारी अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकारी अंकेक्षण लेखा व अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ये सही है, क्योंकि अभी नहीं तो आप मेरे गले पड़ जाएंगे ये कहते हुए कि अभी तो आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट CA करता है। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट CA करता है। बाकी जो मैंने कहा ना, सरकार के जो सरकारी उपक्रम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये 3 टाइप हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो टॉपिक है हमारे सर कोर्स में तो हमारे गवर्नमेंट कंपनीज ही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑडिट वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लो। तो गवर्नमेंट ऑडिट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गवर्नमेंट ऑडिट अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, ये कथन सत्य है। द ट्रेजरी ऑफिसर कंडक्ट प्रीलिमिनरी चेकिंग ऑफ बिल्स बिफोर द पेमेंट आर मेड आउट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे GF&AR पढ़ रखा है, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स पढ़ रखा है। उन सबको पता है कि सरकारी विभागों में पैसा डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हम कोई काम कराते हैं, कोई काम हमें कर को देता है, हमें अगर उसे पेमेंट देना भी है तो वो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, वो पेमेंट हम ट्रेजरी के थ्रू देते हैं। यानी हम अपना बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड करते हैं, ट्रेजरी उस बिल को चेक करता है और उसके बाद जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, TO साहब होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रीलिमिनरी चेकिंग करते हैं, पेमेंट करने से पहले वो बिलों की प्रारंभिक जांच करते हैं। ये बात सही है। इन गवर्नमेंट ऑफिसेज द स्पेंडिंग डिपार्टमेंट वेरीफाई द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिट टू बी कंडक्टेड। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिसेज में यानी जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग के अंदर पेमेंट करने से पहले हम क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ओके पाने पे ही हम पेमेंट किया करते हैं। एक तरह से ऑडिट का कुछ कार्य सरकारी विभाग में जो
क्रय अधिकारी होता है या जो स्टोर कीपर होता है, जो स्टोर मेंटेन करता है, वो ये काम कर लेता है। तो ये सारे कथन सही हैं, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे कथन बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। आप इनको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं, आज 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है। इफ़ अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इट विल बी कॉल्ड एज फॉर ऑडिट पर्पज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उस प्राइवेट कंपनी के मान लीजिए कि 60% शेयर्स किसी XYZ कंपनी के पास है और XYZ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो अगर XYZ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और इसके पास अगर 60% शेयर हैं किसी A प्राइवेट लिमिटेड के, तो ये भी ऑडिट के पर्पज़ से, ये A प्राइवेट लिमिटेड भी ऑडिट के पर्पज़ से गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। मैं फिर बोलता हूँ, XYZ कंपनी तो एक गवर्नमेंट कंपनी है ही, ठीक है, और उस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी A प्राइवेट लिमिटेड के 60% शेयर खरीद रखे हैं, यानी 50% से ज़्यादा शेयर, 50% से शेयर ज़्यादा खरीद रखे हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी ने। तो ऐसे में ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी, और फिर सहायक कंपनी की ऑडिट किसी गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही होगी, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट या होल्डिंग कंपनी है, चूँकि पेरेंट या होल्डिंग कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, अतः इस सहायक कंपनी की ऑडिट भी एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही होगी। इसका आंसर A रहने वाला है, ठीक है। मतलब इसे अजीब सा, मतलब आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताऊँ, अगर कोई कंपनी नीले रंग की है, कोई कंपनी अगर नीले रंग की है और उसके पास अगर दूसरे कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर हैं, तो वो कंपनी भले वैसे किसी भी कलर की हो, लेकिन अब उसे भी नीले कलर की माना जाएगा, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी नीले कलर की है। कैसा खतरनाक एग्जाम्पल दिया है, वाओ। ऑन व्हाट बेसिस प्रोप्राइटरी ऑडिट इज मेड। देखो एक वर्ड है प्रॉपर, उपयुक्त, उपयुक्तता अंकेक्षण आधारित है बुद्धि पे, निष्ठा पे, मितव्ययता पे, उपरोक्त सभी पे, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी पे है। देखिए सरकारी कंपनियों में जब ऑडिट होती है ना, तो एक तो ये देखा जाता है कि इंटेलिजेंसी, बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। उसमें देखा जाता है कि भाई इस खर्चे को करने की ज़रूरत थी भी या नहीं, ठीक है। लॉयल्टी, मतलब जब खर्चा किया गया या किसी कर्मचारी को अपॉइंट किया गया तो निष्ठापूर्वक कार्य किया गया या नहीं, भाई भतीजावाद तो नहीं किया गया, अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं किया गया, यानी निष्ठा के साथ कार्य तो हुआ। और इकोनॉमी, मतलब आपने होती कोशिश पैसे को बचाया या नहीं बचाया, क्योंकि मान लीजिए मैं हूँ और मुझे लग रहा है सरकारी पैसा है, होने दो खर्चा, ऐसा नहीं है, आपको मितव्ययता से खर्च करना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरे को ये पावर मिल गया कि फलानी जगह बिल्डिंग बनाओ, और बिल्डिंग बनाओ तो मैं एक तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगा, भाई भतीजावाद नहीं करूँगा, और उसी तरह से पैसा बचाने की कोशिश करूँगा जैसा अगर मैं पर्सनल मेरा मकान बनवा रहा होता और मैं जिस तरह से कोशिश करता उसी तरह से मैं काम करूँगा। तो इन तीनों आधारों पे ही मेरी ऑडिट होगी, और मैंने काम प्रॉपरली किया है या नहीं, फिर वो रिपोर्ट देंगे। तो प्रॉपराइटरी ऑडिट का आधार ये तीनों तत्व हुआ करते हैं, आप याद रखिएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। वेल, इसके बाद कहता है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज़ डन अंडर द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने आपको बताया था कि कंपनीज़ की जो ऑडिट होती हैं उनके ऊपर धारा 139 से लेके धारा 147 के नियम लगते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ पे भी धारा 139 से लेके धारा 147 तक के नियम लागू होते हैं। 139 आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से होता है, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और सेक्शन 147 है आपका कॉस्ट ऑडिट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कंपनीज़। इसके बीच में और भी आती हैं 140, 41, 42 वगैरह, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और एक आध बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे भी करके पूछा, द ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज़ अपॉइंटेड बाय। इसमें अब आज पूछा है कि पब्लिक कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी में समझो जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, और पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो पब्लिक कंपनी का जो ऑडिटर है उसे शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। नहीं तो बच्चे को क्या होता है, वो सोचता है पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी एक ही बात है, शायद इसलिए ऐसा उसको लगता होगा कि पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल एक ही होता है। आप उस चक्कर में मत पड़ो। पब्लिक कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है
और उसके लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स किया करते हैं। अगर पूछे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर C&AG द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। पूछा है पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी में अंकेशक या अंकेशक ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सी इसका आंसर होगा। होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। जगह जगह मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, लास्ट में स्क्रीन पे लास्ट में भी आ रहा है। आपको ज़रूरत पड़े, किसी में डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉमर्स के लिए बहुत सारा मटेरियल आ चुका है और भी बहुत सारा मटेरियल मैं बनाता ही रहूँगा, साथ बने रहेंगे। ओके बाय।